नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज, जिसमें दोस्तों आज इस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं एक पार्ट यानी कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति आपको मैं डिटेल से मैप के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट रहेगी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से, पूरी प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ मैं, वहां से आप देख सकते हो। और दोस्तों आज के हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के पठार। दोस्तों हम वही क्वेश्चन, वही फैक्ट आपको उपलब्ध करवाऊंगा जो सीधे सीधे फुल डिटेल से पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा मैप ऐप के साथ मैप देखते हुए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद जाए, है ना। और दोस्तों ये वाले है ना मध्य प्रदेश के पठार वठार, ये हर एक प्रतियोगिता परीक्षा, अगर आप मध्य प्रदेश का आपने अभी तक कोई पेपर दिया हो या कोई एग्जाम दिया हो तो आपको इसकी वैल्यू मालूम होगी। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य पे ही बात करेंगे हम। और ऐसी बात करेंगे कि आपको पढ़ के मजे आ जाएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। फुल डिटेल से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मजे आएगा ना यार। तो चलो फिर आज पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के पठार। देखिए शुरुआत करने से पहले देखो, ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना इमेज में, कितना सा प्यारा सा सुंदर है। तो दोस्तों इसके पठारों के बारे में, तो इसमें मध्य प्रदेश में मुख्यतः ना 5 पठार है। कितने? 5 है। उनके बारे में तो मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले इमेज में देख लो कि कौन सा पठार कहाँ है। देखिए ये जो ब्लू ब्लू, जो लाइट ब्लू ये दिख रहा है ना आपको, लाइट ब्लू कलर, ये है पूरा का पूरा मालवा का पठार। आपको दिख रहा होगा, ये मैं ऐसे पेन, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा मालवा का पठार। मालवा के पठार के नीचे ही दोस्तों नर्मदा सोन घाटी पठार, ये भी एक पठार है। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से मैं ये देखो, ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है ना, ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी। यानी कि 5 पठारों में हमारा मध्य प्रदेश बटा हुआ है। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, जिसके बाद ये तीसरा देख रहे हो आप, मध्य भारत का पठार, ये तीसरा हो गया। चौथा ये कौन सा हमारा, रीवा पन्ना का पठार। पांचवा हमारा ये बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ऐसे मतलब पूरा बटा हुआ है पठारों में। मेन मुख्य था 5 पठारों में हमारा मध्य प्रदेश बटा हुआ। तो ये देख लिया कि कौन सा कहाँ पड़ता है। आपको ये मैप मैंने पहले भी बताया था, पहले भी पूरा डिटेल। अभी देखो हम पठारों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर ये पर्वत वर्वत के बारे में डिटेल से, यानी कि पूरा खाका बना रहे हैं, पूरी कहानी तैयार कर रहे हैं आपके लिए। मजा तो आएगा भाई, मैप के माध्यम से पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। मैंने भी नोटिस किया, देखिए यार हम भी यार ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आपको पढ़ाने लगे, पहले हमने भी पढ़ाई करी होगी, हम भी एग्जाम देते हैं, आप भी एग्जाम देते हैं। हम मिलजुल के पढ़ेंगे यार अच्छे से। हाँ, आपकी नीचे कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर देना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब पढ़ाता हूँ इसके बारे में डिटेल से। तो क्या पूरी डिटेल, शुरुआत करते हैं मालवा के पठार से। तो अभी जो आपने मैप देखा ना, अगर प्राकृतिक संरचना के बारे में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक संरचना में कितने भागों में बटा, तो सिर्फ दोस्तों 3 भागों में बटा है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। यानी कि प्राकृतिक संरचना में अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, आप उलझ सकते हो। देखिए पठारों में 5 भागों में बटा रहा है, 5 पठारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः। लेकिन वो पूछे कि प्राकृतिक संरचना के बारे में बताओ कि मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक संरचना है वो कितने भागों में बटी है। तो दोस्तों वो टोटल 3 भागों में बटी है, जो आपके साथ सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। मध्य उच्च प्रदेश, इस मध्य उच्च प्रदेश को भी फिर अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसमें ये हमारे 5 प्रकार के पठार आ जाते हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इसको भी फिर अलग अलग भागों में बांटा गया। और बघेलखंड का पठार। यानी कि प्राकृतिक संरचना के बारे में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा है, 3 प्राकृतिक भूभागों में बटा है। और उसके बाद पठारों के में बोला जाए तो 5 प्रकार के पठारों में मध्य प्रदेश बटा हुआ है। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूं मध्य उच्च प्रदेश के जो भाग है, उसमें से क्या क्या आता है भैया, जो जो पठार आते हैं उसके बारे में। बात समझ गए ना, यही बात आपको खासकर समझना है। तो दोस्तों जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश था ना, उसको 5 भागों में बांटा गया, और जिसी को बोलते हैं मालवा का पठार। सबसे ब्रॉड सिलेबस यही है मालवा के पठार में। मतलब ये मध्य उच्च प्रदेश में कितना आते हैं, 5 पठार आते हैं। कौन कौन सा? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, है ना। ये 5 प्रकार के पठार है, और यही मध्य प्रदेश के पठार है। जो मध्य उच्च प्रदेश में जो हमारा प्राकृतिक संरचना में बटा हुआ था, जो 3 संरचनाओं में से जो मध्य उच्च प्रदेश है ना, उसको फिर उसका जो है ना, उसको 5 भागों में बांटा गया। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार,
बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी पठार, है ना? ये बात समझ गए। अब दोस्तों इसी के बारे में पढ़ना है डिटेल से, यही आपसे घुमा-फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो अब हम क्या करते हैं कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, इनको है ना, इनके बारे में मैं थोड़ा-सा डिटेल से बता देता हूँ। तो ये दोस्तों जो हमारा मालवा का पठार है ना, ये है ना दोस्तों मध्य भारत का सबसे बड़ा मध्य भारत का नहीं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? सबसे बड़ा पठार है। आपसे कभी-कभी पूछा जाए तो सर सबसे बड़ा है, तो इसका कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? मैंने इमेज तो आपको दिखाई दी। चलो एक बार और इमेज आपको दिखा देता हूँ। एक बार और देख लो आप इमेज, इमेज देख लो। तो ये इमेज देख लो, इसकी बात कर रहे हैं हम मालवा का पठार। जो लाइट ब्लू-ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके ये। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। बोलो सबसे बड़ा पठार सर 3 बार बोल दिया। इसका क्षेत्रफल बता दो कितना है, कितने परसेंटेज पे, अगर मध्य प्रदेश को अगर हम 100% मानते हैं, तो ये कितने पे फैला हुआ है? ये देख रहे हो आप? ये पूरा का पूरा दोस्तों हमारा क्या है? मालवा का पठार। तो इसी का आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये आ गए हम मालवा के पठार के ऊपर। तो दोस्तों ये फैला हुआ है टोटल कितना? 88,000, 88,222 वर्ग किलोमीटर पे। कितने में फैला है? 222 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर भाई क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? किलोमीटर स्क्वायर में निकालते हैं ना। इतने क्षेत्रफल पे फैला हुआ, इतने वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ, अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए। बोले सर अगर मैं हम पूरे मध्य प्रदेश को 100% मानते हैं, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? तो आपको सबको मालूम है ना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अरे सर क्या यहाँ मैथ पढ़ा रहे हो क्या? आप तो डायरेक्ट ही बता दो ना। तो मैंने निकाली है दोस्तों, ये पड़ता है हमारा 28.6% भूभाग हमारा सिर्फ मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। कितना? 28। आप मोटा-मोटा इसको राउंड फिगर में 29% मान सकते हैं। तो 29% यानी कि मध्य प्रदेश की जितनी भी धरातल है, जितना भी क्षेत्रफल है ना, उसके 29% पे टोटल मालवा का पठार फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? मालवा का पठार। बात समझ में आई? इतनी बड़ी बात है। सर ये पठार-पठार क्या होता है यार? ये पठार भी तो बता दो, ये पठार क्या होता है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना, अरे पठार क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली क्या है कि जब हमारी धरती बन रही थी, जब हमारी धरती एक आग का गोला था, तो जब पृथ्वी बन रही थी, तो पृथ्वी देखिए जैसे कि ये पूरी सामान्य धरती है, तो ये नॉर्मल धरती है, तो धरती से क्या थोड़ा-सा कुछ किलोमीटरों में, हज़ारों वर्ग किलोमीटर में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठकर समतल होता है बहुत, जिसमें नदियाँ, पहाड़ें, तालाबें-वलाबें सब होता है। अब ये देखने में एक को आपको इमेज में लग रहा है कि छोटा-सा क्या बना है, तो इसमें कई-कई देश, यहाँ तक कि कई महाद्वीप तक शामिल हो जाते हैं। ये जितना आपको दिखा रहा हूँ, तो धरती से उठकर कहीं थोड़ा खाइयाँ-वाइयाँ हों, तो इसी को है ना जो समतल सा जो उपजाऊ भूमि होती है, जिसपे मनुष्य प्रजाति रहती है, जिसमें नदियाँ, तालाबें सब कुछ होता है, उसी भूमि को हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ से हटा रहे। तो अब नहीं पूछोगे ना कि पठार क्या होता है? ऐसे ही तो मज़े के साथ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ के मज़ा आने वाला है। इसीलिए तो मैं मज़े के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। है ना? तो ये मालवा का पठार इतना 29% पे फैला हुआ है। इमेज मैंने आपको दिखा दी, जो ब्लू-ब्लू में दिखाया था। इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो दोस्तों जो ये पठार है ना, ये दक्षिण यानी कि, चलो फिर से इमेज पे ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इमेज को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 मिनट दोस्तों, ये आपका हम आ गए इमेज में। तो दोस्तों ये ना देखो, इसके दक्षिण में देखिए, तो दक्षिण की तरफ आपको सबको पता है कि ऊपरी वाली दिशा कौन सी होती है? ये हो गई उत्तर, ये नीचे क्या हो गया हमारा दक्षिण, इधर हो गया हमारा पूरब, ये क्या हो गया हमारा पश्चिम। दिशाओं का ज्ञान तो आप सबको है। तो ये जो मालवा का पठार है ना, इसके दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ की बात करें, तो दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी। ये देखो, ये जो नर्मदा सोन घाटी, यहीं से तो नर्मदा बहती है। तो दक्षिण में नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण पश्चिम, अब दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा? बोले कि सर दक्षिण पश्चिम तो ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो दक्षिण पश्चिम में देखिए, यहाँ पे गुजरात है हमारा, महाराष्ट्र है ना? और उत्तर पश्चिम में ये है, तो क्या है फिर? गुजरात और राजस्थान है ना? और उत्तर में आप देख लो, उत्तर में क्या आ रहा है हमारा? उत्तर प्रदेश आ रहा ना उत्तर में। और इसके बाद में ये मध्य भारत का पठार, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके? देखिए इधर नर्मदा सोन घाटी भी दक्षिण में आ रही। उत्तर में तो ये आ रहा ना, ये मध्य भारत का पठार आपको दिख रहा होगा। तो इसके उत्तर में ये मध्य भारत का पठार एवं बुंदेलखंड का पठार, जो ये बुंदेलखंड का पठार, ये भी तो भाई ऐसे उत्तर में ही आ रहा ना। ये देखो उत्तर ही है ना ये। इससे अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं, तो ये पूरी की पूरी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर ही हो जाएगी ना, ये सारी की सारी। तो उत्तर में ये सारी क्या क्या है? एक तो मालवा का पठार आ रहा है, एक बुंदेलखंड का पठार आ रहा है। दक्षिण पश्चिम मैंने बता दिया कि दक्षिण और पश्चिम में हमारा गुजरात, महाराष्ट्र आ रहा। तो इधर जो पहाड़ियाँ-वहाड़ियाँ, जो अरावली पर्वत-वर्वत, ये सब पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो। पर्वतों के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, पठारों के बारे में।
तो ये सब अपन से पूछा जाता है ना। और ये देखो इधर इधर देखो आप, कहाँ पे, मध्य में, ये मध्य में है ना, तो मध्य में बुंदेलखंड की उच्च भूमि है, किसकी, बुंदेलखंड की। तो देखो ये मध्य में, ये देखो मध्य में आ रहा है ना, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब, तो ये सब आता है इसमें। आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले आप बताओ इसमें। अब इसी में दोस्तों, इसी में और क्या है, रुको एक मिनट रुकना थोड़ा सा। इसी में और कुछ पढ़ना है क्या? चलो मैं यार, मेरी इच्छा है कि मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊं। इसमें और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इमेज के माध्यम से ही पढ़ लेंगे ना, तो सब। अब ये जो अब ये तो अपन ने सारी दिशाओं की बात कर ली कि उत्तर में ये पड़ता है, दक्षिण में ये पड़ता है, इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। अब बात आती है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, और प्राकृतिक क्वेश्चन क्या पता है। तो ये जो हमारा मालवा का पठार है ना दोस्तों, इसमें दो अफ़वाह तंत्र है। बोलो अफ़वाह तंत्र क्या होता है? अफ़वाह तंत्र क्या होता है? अफ़वाह तंत्र वो होते हैं जिसमें जिसमें दोस्तों नदियों का पानी, पूरी जितने भी नदियों का पानी इकट्ठा, जितने क्षेत्रफल से इकट्ठा होकर किसी प्रॉपर एक नदी में जाकर इकट्ठा होता है, और वो नदी जाकर समुद्र में मिलती है। तो उस नदी में जहां तक पानी, जो जो जिस दूर, जितनी दूर तक पानी आता है, जैसे मान लीजिए कि आपके आपके मन में आ रही नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। अब नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी में जहां से भी पानी आ रहा है, नर्मदा नदी तो ये है, अब नर्मदा नदी से कई किलोमीटर दूर से पानी आ रहा होगा, इकट्ठा होकर छोटी मोटी नदियां इसमें आके मिल रही होगी। अपन ये भी पढ़ेंगे कि ये नदियां इधर से आके मिलती है। तो नर्मदा नदी में छोटी छोटी नदियां आके मिल रही है, और वो छोटी छोटी नदियां नालों वालों से मिलकर बन रही होगी। और हमारे जो घरों का पानी गिरता है, हमारे आंगन वांगन का पानी, यानी कि ये जितना भी पानी बहकर प्रॉपर किसी एक नदी में चला जाए, तो वो जो आसपास का जितना भी एरिया होता है, जितना भी क्षेत्रफल होता है ना, वो कितना ही बड़ा हो सकता है। उस सारे के सारे पानी को इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं अफवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो हमारा मालवा का पठार है ना, इसको दो अफवाह तंत्रों में बांटा हुआ है। दो अफवाह तंत्र है कुल मिलाकर इस मालवा के पठार में। जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा ना, सिर्फ हम उसकी बात करें, ये नर्मदा नदी का तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो सर बता दो कि कौन कौन से अफवाह तंत्र में बटा हुआ है। तो दोस्तों, एक है इसमें क्या, एक है इसमें चंबल और बेतवा। क्या? दो में बटा हुआ कौन कौन सा? चंबल और बेतवा। चंबल बेतवा। तो देखिए ये जो है, इसको अगर अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे, इसको आधा कर दिया अपन, इसकी बात करें, तो इस पठार में क्या है कि देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, तो ये तो उत्तर में सारी की सारी नदियां कहाँ जाकर मिलती है? गंगा नदी में। आखिरकार ये जो मालवा का पठार है, इसमें दो अफवाह तंत्र हैं। तो इसमें देखिए, इधर इधर का जो पानी है वो कहाँ चला जाता है? चंबल। चंबल कहाँ जाके मिल जाती है? यमुना नदी में। सिंध, बेतवा, सारी की सारी उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, और ये यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी आगे जाकर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो मालवा के पठार में है ना दोस्तों, दो अफवाह तंत्र है, जिसको बोलते हैं गंगा नदी अफवाह तंत्र। बोले सर, मालवा के पठार में गंगा नदी का क्या ताल्लुक है, उसका अफवाह तंत्र कैसे हो गया? देखिए दोस्तों, मालवा के पठार में जैसे कि हमारी चंबल नदी है। अब चंबल नदी में जितना भी पानी इकट्ठा होके जाएगा, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? चंबल नदी जैसे यहाँ से निकलेगी। आपको पता है कहाँ की नदियां, नदियों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अभी हम सिर्फ पठारों के बारे में। तो चंबल नदी में जितना भी पानी इकट्ठा होके आएगा, उसमें चंबल नदी में छोटी मोटी नदियां आके मिलेगी। उन छोटी मोटी नदियों में नालों का पानी आकर मिलेगा। वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? हमारा गंगा नदी में ही तो जाएगा ना। चंबल नदी डायरेक्ट थोड़ी नहीं समुद्र में जा रही, गंगा नदी में, इसमें चला जाएगा यमुना नदी में। और यमुना नदी आखिरकार कहाँ जाएगी? वो थोड़ी ना डायरेक्ट समुद्र में जाके गिर रही, वो चली जाएगी किस में जाकर मिल जाएगी? वो जाकर मिल जाएगी हमारी कहाँ? गंगा नदी में। तो मालवा का पठार में दो अफवाह तंत्र है, एक तो गंगा नदी अफवाह तंत्र। आप एक याद यहाँ लिख दूं क्या? एक कौन सा है हमारा? गंगा नदी अफवाह तंत्र, यहाँ पे लिख दिया मैंने गंगा नदी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो दोस्तों, मालवा के पठार में सबसे बड़ा, अगर अफवाह तंत्र बोले कि मालवा के पठार में सबसे बड़ा अफवाह नदी तंत्र, मतलब अफवाह तंत्र कौन सा है, तो वो गंगा नदी अफवाह तंत्र है। दूसरा भी बता दूं। अब दूसरा, हमने जब इसकी बात कर ली, तो नीचे ये देखो, नीचे कुछ हिस्सा दिख रहा है ना, तो इसमें कुछ जो यहाँ पर जो हमारी नर्मदा नदी है, माही नदी है, कौन कौन सी? नर्मदा, माही, ताप्ती। तो इसका भी तो कुछ हिस्सा होता है, यहाँ जो पानी वानी गिरता है, वो सारा पानी ये तो आ रहा है ना, ब्लू 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 जो आपको दिख रहा है, इस पहाड़ से नीचे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है हमारी। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कुछ पानी तो सारा उधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा। जो उधर पानी सारा का सारा चला गया, वो गंगा नदी में आ गया, जो हमने पढ़ लिया। अब जो इधर जो दक्षिण दिशा में, इसका मतलब दक्षिण की ओर, इसमें जो हमारी कौन कौन सी, ये नर्मदा नदी है, इसी यहाँ माही नदी है, इसके नीचे यहाँ पर ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी है। तो दो ताप्ती नदी है, तो ये सारा का सारा किस में जाता है? ये सारा का सारा हमारा किस में जाता है? नर्मदा
तो ये तो 2 हो गए हमारा, एक तो नर्मदा अफ़वाह तंत्र और एक हमारा गंगा अफ़वाह तंत्र। कौन-सा? मालवा के पठार की बात करें, तो नर्मदा। तो अगर आपसे ख़ासकर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में 2 ही अफ़वाह तंत्र हैं, गंगा नदी अफ़वाह तंत्र, नर्मदा नदी अफ़वाह तंत्र। ये मालवा के पठार की बात नहीं कर रहे, हम पूरे मध्य प्रदेश की, क्योंकि सबसे बड़ा पठार के बारे में पढ़ लिया, तो यही मध्य प्रदेश के 2 सबसे बड़े अफ़वाह तंत्र हो जाएँगे। तो सब अगर आपसे आप ये क्वेश्चन देखिए, घुम एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के क्या पूछता है, जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता वो वन लाइनर पढ़ता है, रटता है, उसको कोई मतलब नहीं होगा। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों पता वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा गंगा नदी अफवाह तंत्र। हालांकि गंगा नदी तो मध्य प्रदेश से उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अफवाह तंत्र का मतलब है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी अफवाह तंत्र है। अभी रिसेंटली जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और दोस्तों बच्चे को कंफ्यूज होता था कि यार इसका नर्मदा नदी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। सबसे बड़ी नदी में नर्मदा हो सकती है, लेकिन अफवाह तंत्र की बात की जाएगी ना, तो दोस्तों वो है गंगा नदी अफवाह तंत्र। बात समझ में आ गई? तो मालवा के पठार में 2 ही अफवाह तंत्र हैं, है ना? तो ये मैंने बता दी। अब दोस्तों इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है, ये तो बात हो गई। और क्या पूछा जा सकता है? अब पठार-पठार मैंने बताया कि यार ये पठार-पठार, तो मैंने क्या बताया कि धरती से जो थोड़ी-सी उठी हुई जगह होती है। तो सर थोड़ी-सी उठी हुई होती है, तो जो हमारा जो मालवा का पठार है, इसकी ऊँचाई कितनी हो सकती है औसत? भई धरती से तो कुछ ना कुछ उठा हुआ है, ये तो आपने बताया। तो औसत ऊँचाई बता दो। तो दोस्तों ये जो समुद्र जो लेवल होता है, जो समुद्री किसी भी, इसकी ऊँचाई कहाँ से नापी जाती है? चलो यार ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ से थोड़ा-सा खाली जगह चलते हैं अपन, वहाँ बताता हूँ यहाँ से। तो चलो खाली जगह में, ये खाली जगह हो गई। तो देखिए दोस्तों ये मान लीजिए कि हमारा पूरा, 1 मिनट थोड़ा-सा पेन भी ले लें, खाली जगह हुई तो पेन ले लेते हैं पहले। तो ये देखो ये हमारा पूरा देखिए धरातल, ये आप धरती हमारी वैसे गोल है, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कैसे, हम समतल मानकर चलते हैं ना, तो आप समतल मानकर चलो। तो देखिए ये सारा पानी वानी भरा हुआ है, एक काम करते हैं, ये सारा पानी वानी भरा है। पानी वानी भराने के बाद ऐसा मान लीजिए कि थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है जिसमें थोड़ा व्यक्ति व्यक्ति रहते हैं, इसमें पठार आ गए है ना, ये पठार वठार आ गए, फिर ऐसे करके इधर ये पूरा समुद्र वमुद्र भरा हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ है, तो इसकी ऊंचाई नापी जाती है जो समुद्र तल होता है, यानी कि जो समुद्र के जल, जो समुद्र का जल होता है ना, पूरी दुनिया में जितनी भी ऊंचाइयां नापी जाती है ना, इस तल को आधार मानकर ही नापी जाती है। भैया समुद्र तल से ये रेलवे स्टेशन इतना ऊपर है, ये पठार इतना ऊपर है, ये पर्वत चोटी इतनी ऊपर है, तो उसको कहाँ से नापा जाता है? ऐसे तो कोई भी लेकर कहीं भी मान लेगा, नहीं नहीं हमारा पर्वत सबसे ऊंचा है, नहीं नहीं हमारा पर्वत सबसे ऊंचा है, होड़ मच जाएगी, लोग लड़ मरेंगे आपस में, देश लड़ मरेंगे, लोग तो नहीं लड़ेंगे। जब वो बोलेगा, नेपाल बोलेगा नहीं हमारी चोटी सबसे ऊंची है, अरे सबसे ऊंची है, लेकिन उसको नापा कहाँ से गया, उसकी आधार तल कहाँ से लिया गया? तो जो समुद्र तल है, समुद्र तल पूरी दुनिया के लिए, उसके लिए एक ही लेवल होता है। भैया समुद्र तल का जो लेवल होता है ना, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे भारत के नीचे हिंद महासागर में आ जाओ, बंगाल की खाड़ी में आ जाओ, अगर इन सबका तल आपस में आपको नाप के देखोगे तो एक जैसा ही होगा। जिस प्रकार आप मान लीजिए एक बड़ा सा टब है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा सा तालाब है, तो उस तालाब में जितना भी पानी होता है ना, वो किनारे को कहीं भी छूता छूता हो, लेकिन उस तालाब में जो पानी भरा होता है ना दोस्तों, उसका एक ही तल होता है। इस किनारे पर, इस किनारे पे अगर आप दोनों तरफ मीटर खड़ा कर कर इसको नापोगे ना, तो यहाँ का जो तल है और यहाँ का तल है, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं यहाँ पर ये 3 फीट आ रहा तो यहाँ पर 4 फीट आ रहा, ऐसा आ ही नहीं सकता है। इसलिए समुद्री तल को आधार मानकर पूरी दुनिया की जितनी भी ऊंचाइयां है ना, जो प्राकृतिक ऊंचाई है ना, उनको नापा जाता है। बात समझ में आ गई ऊंचाई के बारे में? ये इतनी बात आपको डिटेल से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, आपको बेसिक बताना है, आपका बेसिक तैयार, आप कितनी बार अभी किताबों में रटा होगा, ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जो हमारा मालवा का पठार है, ये मैंने खाली लिया है ना, मध्य उच्च प्रदेश में तो ये तो हमने खाली पेज लिया। तो जो मालवा का पठार है ना दोस्तों, वापस मालवा के पठार पे आपको लेके चलता हूँ, है ना। तो ये जो हमारा मालवा का पठार है ना, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। अब आपको समझ में आ गई कि 500 मीटर कहाँ से है? समुद्र तल से। तो 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां के बारे में बात कर लें दोस्तों, इसमें इसी में एक है सिगार चोटी। क्या है? सिगार चोटी। वो कितनी ऊंची है सर? पठार 500 मीटर है, तो चोटी तो इससे भी ऊंची होगी, वो कितनी होगी? तो दोस्तों उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 881 मीटर। कौन सी? सिगार चोटी। यहाँ पे लिख दूं क्या?
यहाँ पे लिख देता हूँ सिगार चोटी, है ना, ये लिख दिया मैंने। सिंगार चोटी भी बोल सकते हो, सिगार चोटी भी बोल सकते हो। अरावली पर्वत में ना ये, अरावली पर्वत विश्व की पर्वतों के बारे में अलग पढ़ाएंगे। तो ये सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर ऊंची है। मालवा का पठार कितना है? 500 मीटर ऊंचा है। और कौन सी है? एक आती है जाना पावा की पहाड़ी, जहां से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी आती है? जाना पावा की पहाड़ियां। इसमें पहाड़ियों की बात करें, कुछ चोटियों की बात करें, सिर्फ अभी हम मालवा के पठार के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी और पठारों के, अगर हम मालवा का पठार कर लेते तो ऐसा लगेगा हमने आधा मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में बात कर ली। इसलिए इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी? जाना पावा। कैसी है? जाना पावा। कहाँ नहीं जाना पावा? अरे यहाँ पे जा नहीं पावा, इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे जा नहीं पाओगे आप। तो ये कितनी है? तो दोस्तों ये है 854। तो ये दूसरी, मालवा की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी होगी? जाना पावा की पहाड़ी है, उसकी जो चोटी है ना, वो हो गई कितनी? 854 मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने लिख दिया तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर कैसे हो सकता? हम क्षेत्रफल थोड़ी देखते हैं, हम तो सीधी सीधी ऊंचाई नाप रहे हैं ना, ऐसे करके सीधे सीधे ऊंचाई नाप रहे, तो इसमें मीटर स्क्वायर में तो हो ही नहीं सकता ना। तो जाना पावा, ठीक है। फिर इसके अलावा दोस्तों एक और है धजारी। क्या? धजारी चोटी। यहाँ पे लिख दूं क्या? धजारी चोटी। सर धजारी चोटी कितनी ऊंची, ये भी बता दो। ये सारी की सारी मालवा की चोटियां किताबों में नहीं मिलेगी दोस्तों। ये है हमारी 810 मीटर ऊंची। कितनी है? 810 मीटर ऊंची है हमारी धजारी चोटी। सर और कोई सी है क्या? एक दोस्तों आता है गोमनपुर चोटी। ये सब चोटियां के बारे में डिटेल से कुछ पूछना, नीचे कमेंट कर देना। वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है इसलिए। वैसे ये वाला डाटा कौन सी है? गोमनपुर चोटी, गोमनपुर चोटी। चल चोटी वोटी नहीं लिख रहा हूं मैं। ये कितनी है दोस्तों? ये हमारी 510 मीटर ऊंची। ये सारी की सारी मालवा की चोटियां हैं। तो आपसे चोटियों के बारे में मैं अलग से और बता दूंगा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां, फिर उसमें से हम इन सबको आपस में और कंपेयर कर लेंगे कि भैया मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है। अभी तो हम सिर्फ मालवा के पठार की बात करें, तो मालवा के पठार में ये हो गई, है ना। नदियां वदियों के बारे में तो मैंने बता ही दिया, है ना। तो दोस्तों अब क्या पूछा जाए, ये बात आपको समझ में तो आ रही ना? नीचे कमेंट कर देना। ऐसा कंटेंट आपको और कहीं उपलब्ध नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? और कहीं उपलब्ध नहीं होगा। तो चलो, अब हम मालवा के पठार पे थे, तो ये आ गए हम मालवा के पठार पे। तो सब कुछ बात कर लिया हमने मालवा के पठार के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लिया, इसमें अफवाह तंत्र के बारे में बात कर लिया, है ना। अफवाह तंत्र के बारे में बात कर लिया, इसमें जो प्रमुख प्रमुख चोटियां उनके बारे में बात कर ली, इस मालवा के पठार की ऊंचाई के बारे में बात कर ली। देखिए इतना बेसिक से पढ़ रहे हैं ना कि एग्जामिनर आजकल डीपली, देखिए क्या है कि दोस्तों डीपली पूछने का उनका कारण भी है। देखिए वैकेंसी निकलती है, 100 बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते, बेरोजगारी इतनी है कि इस 100 वैकेंसी के लिए लाखों फॉर्म आ जाते हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे, ये मतलब वैकेंसी का अकाल पड़ा हुआ है। तो अभी क्या है कि मैंने कल ही वीडियो बनाया था, अभी आ रही है पीईबी के माध्यम से 20,000 वैकेंसी। कितनी आ रही है? 20,000 वैकेंसी आ रही है। उसका डिटेल से मैंने वीडियो आपको बता दिया। तो ये 20,000 व्यापम करवाएगा, तो व्यापम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसलिए पूरी की पूरी सीरीज बता रहा हूं आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो उस सीरीज में चल रहा है। तो चलो हम थोड़ा सा मुद्दे से हट गए, मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। हम तो पढ़ रहे हैं मालवा के पठार के बारे में। और क्या पूछा जा सकता है? ये तो सारा पूछ लिया। अच्छा, इसका विस्तार पूछा जा सकता है। विस्तार मतलब अरे ये कहाँ से कहाँ तक, इधर कहाँ तक फैला, इधर कहाँ तक फैला, ऊपर कहाँ तक फैला, नीचे कहाँ तक फैला, कितने जिले आते हैं, ये भी। तो इसका विस्तार किसका? मालवा के पठार। इमेज आपको याद आ जानी चाहिए। मैं जैसे ही बोलूँ ना, तो इमेज में आपको मालवा का पठार चमकना चाहिए आपके दिमाग में, कहा हाँ ऐसा उत्तर में ये था वो था, ऐसे इमेज आना चाहिए। तो आपसे अगर पूछा जाए मालवा का पठार, तो दोस्तों ये 18 जिलों में फैला हुआ है। 18 जिलों में मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश के 18 जिले, टोटल 52 जिले हैं। 52 जिलों में से 18 जिलों में मालवा का पठार फैला हुआ है। सर बता दो थोड़ा थोड़ा सा नाम, मोटा मोटा सा ही नाम बता दो। तो सबसे पहले तो आप इमेज में चले जाओ। इमेज में जाने के बाद वहां पर देखो मंदसौर है, राजगढ़ हो गया। देखिए मंदसौर हो गया, राजगढ़ हो गया, इंदौर हो गया, है ना। एक काम करें, देखिए यहाँ पे लिखते जाते हैं, मंदसौर, राजगढ़, इंदौर, है ना, उज्जैन। उज्जैन के बाद हमारा भोपाल, भोपाल भी इसी में आता है। भोपाल, भोपाल के बाद यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ, रतलाम, रतलाम के बाद धार, तो डी लिख देते हैं धार। धार के बाद दोस्तों झाबुआ, झाबुआ का हम जे लिख देते हैं, झाबुआ।
देवास, तो ये हो गया हमारा देवास। आसपास के आप सब उनके आसपास के सब जिले आपको याद आ जाने चाहिए। शाजापुर, शाजापुर से हम एस लिख देते शाजापुर, शाजापुर से याद आया फिर सीहोर, सीहोर भी आ गया। फिर और कौन-सा? देखिए अशोकनगर, अशोकनगर को हम लिख देते ए अशोकनगर। अशोकनगर के पास ही पड़ता है विदिशा, विदिशा भी एक जिला है ना विदिशा, विदिशा के पास ही पड़ता है रायसेन, तो रायसेन एक जिला हो गया। रायसेन के बाद पड़ता है सागर, तो सागर एक जिला हो गया। फिर उधर पश्चिम में चले जाते हैं तो क्या पड़ता है अलीराजपुर, अलीराजपुर को हम लिख देते ए अलीराजपुर। इसके बाद गुना, गुना भी एक जिला है ना हमारा, गुना जिला है ना? गुना एक जिला है कि नहीं है ये बताओ आप तो? गुना तथा आगर मालवा, तो ये हम लिख दिया, गुना को हम लिख देते हैं जी। और आगर, पहले नीचे कमेंट करके बताओगे कि गुना जिला है या नहीं है, ठीक है? नीचे कमेंट करके मैं देखना चाहता हूँ किस-किस को क्या मालूम। फिर एक हमारा आगर मालवा जो उधर है। तो ये ऐसे करके 18 जिले, कितने जिले? 18 जिले आते हैं। तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 जिले, उस 18 जिलों में फैला हुआ है हमारा क्या ये मालवा का पठार। सर मालवा के पठार से तो कर्क रेखा भी जाती है जो आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया, है ना कर्क रेखा। तो रेखा है ना मालवा के पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है, मध्य भाग से यानी कि बीचों बीच से होकर गुजरती है। अरे क्या मतलब ऐसा कंटेंट मिल रहा है। और दोस्तों इसके अलावा भी ये मालवा का पठार नर्मदा व चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मतलब मालवा का पठार, अरे फिर से इमेज दिखाता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ से मिटा के इमेज पे चलते हैं, आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, इमेज देखो, यहाँ से देखो। देखिए ये मालवा का जो पठार है ना, तो ये क्या करता है, ये नर्मदा नदी और चंबल नदी, तो चंबल नदी देखो यहाँ से इधर इधर चली जाती है, नर्मदा नदी इधर, इसका जल वाफा तंत्र है। तो ये मालवा का पठार ना जल विभाजक का काम करता है, जल विभाजक। देखिए जो नर्मदा नदी है ना, मालवा का पठार तो थोड़ा सा ऊंचा है, ये देखो आप इमेज में 3D में समझोगे तो ये थोड़ा ऊंचा है, नर्मदा नदी थोड़ी नीचे है। तो इसके जो जल विभाजक का काम करता है, चंबल नदी के लिए इधर पानी भेज देता है और नर्मदा नदी के लिए इधर पानी भेज देता है। और ये जो मैंने बता दिया कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है ना, तो कर्क रेखा के 2 भागों में बाँट दिया कि नहीं बाँट दिया मालवा के पठार को भी, है ना? तो मालवा के मध्य से होकर भी गुजरती है कौन-सी कर्क रेखा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप ही बताओ। बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है। पहले तो अब थोड़ा-सा मोटा-मोटा ब्रीफ में याद दिला देता हूँ। सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश को क्या है प्राकृतिक भागों में बाँटा हुआ है। प्राकृतिक भागों में 3 भागों में बाँटा है। मध्य उत मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, बघेलखंड का पठार। और उस मध्य उच्च प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं क्या 5 प्रकार के, क्या पढ़ रहे हैं 5 प्रकार के पठार। कौन-कौन से? देखिए उसी में आता है, आप मध्य उच्च प्रदेश में हमने पढ़ा मालवा के पठार के बारे में फुल डिटेल से। तो मालवा के पठार के बारे में मैंने पूरा डिटेल से जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है वो मैंने बता दिया। दोस्तों वीडियो आज का इतना ही रखते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा वीडियो। कल आएगा हमारा, कल या परसों तीसरा वीडियो आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इन दोनों पठारों को अगर ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं हो गए, जिसमें डाटा नहीं हुआ, तो हम इन सबको हो सकता है साथ में करवा दूँ, या फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो इन दोनों को लेकर एक वीडियो बना देंगे हम पठारों के बारे में। फिर इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, क्या कितना ऊँचा है, समुद्र तल से कितना नीचा है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना मालवा के पठार के बारे में, इस सभी पठारों के बारे में हम ऐसे ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा ना, इतनी मेहनत आपको लगा होगा। देखिए यार मेहनत लग रही है, आपको लगता है कि अच्छा डाटा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, इस प्रकार का डाटा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना? और जिसके बाद में जो बेल आइकन का बटन है, ऐसे घंटा करके ऐसे घंटा का बटन होगा ना उसके बगल में सब्सक्राइब करने के बाद, तो उसको प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा ना, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों कम से कम कुछ लोगों में तो शेयर करो यार, 2-4 लोग देते ना तो थोड़ा-सा, 2-4 लोग देखते तो मनोबल टूट जाता है यार। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यार बच्चों को पसंद आ रहा है, स्टूडेंट को पसंद आ रहा है, तो मेरा भी वीडियो और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरी इच्छा हो अंदर से। ये सारा काम देखिए, कुछ परोपकार का काम भी होता है तो समझ लो वही चल रहा है आपके लिए, है ना? तो इसलिए मेरा इच्छा है कि कुछ बच्चों की हेल्प की जाए, है ना? बाकी आपको लगता होगा कि ये अपने व्यूअर करने के लिए, दोस्तों कुछ नहीं मिलता है इसमें, यकीन मानिए सब सिर्फ़ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए कुछ मेरे काम की भी, कुछ आपके काम की भी है। तो देखिए हम सब मिल-जुल कर करेंगे तो आपका अपना चैनल है यार, अपना चैनल समझ के ही आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप भी इस चैनल का हिस्सा हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।